छत्तीसगढ़ में 3 दिन बाद 17 नवंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा, जिसके लिए दिवाली खत्म होते ही बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह छत्तीसगढ़ पहुंच गए और बीजेपी की जीत का दावा कर दिया। और पीएम मोदी ने मुंगेली के जमकुही में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने पत्रकारों और राजनीतिक जानकारों का हवाला देते हुए यहां तक कह दिया कि खुद सीएम भूपेश बघेल चुनाव हार रहे हैं। एक बात मुझे वो बड़े सीना तान करके कह रहे हैं, वो कह रहे हैं शर्त लगाओ मोदी जी। मैं कहा देखो भाई मैं शर्त वर्त नहीं लगाता, लेकिन मैंने कहा बताओ तो क्या है। वो कहते लिख के रखो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री खुद हार रहे हैं। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि 3 दिसंबर को जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री तो क्या विधायक भी नहीं बन पाएंगे। और मुंगेली में जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने अगले दौरे के लिए महासमुंद पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार गिनाए। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि लूट का पैसा छत्तीसगढ़ से दिल्ली में पार्टी आला कमान तक भेजा गया। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ के 2.5 साल वाले फॉर्मूले के बहाने भी बघेल सरकार को घेरा, क्योंकि साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये कहा गया था कि छत्तीसगढ़ में पहले 2.5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे और अगले 2.5 साल के लिए टीएस सिंहदेव को सीएम बनाया जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो पीएम मोदी ने इसे भ्रष्टाचार से जोड़ा और कांग्रेस पर निशाना साधा। यहाँ के मुख्यमंत्री ने घोटाले की रकम दिल्ली तक पहुंचाकर सौदा कर लिया, अगले 2.5 साल और खरीद लिए। पीएम मोदी ने महादेव बेटिंग ऐप का भी जिक्र किया और सीएम भूपेश बघेल पर 508 करोड़ रुपए घोटाला करने का आरोप लगाया। सारी दुनिया को 508 पता चल गया है जी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तूफानी छत्तीसगढ़ दौरे पर सियासत भी गर्मा गई। दुर्ग जिले में गौरा गौरी पूजन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को जुमला बता दिया। साथ ही ये आरोप लगाया कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में डर गई है। मुख्यमंत्री भूपेश ने कोरोना काल में हुई सैकड़ों लोगों की मौत का भी जिक्र किया और मीडिया के सामने ही पूछा कि जब छत्तीसगढ़ में लोगों की मौत हो रही थी तो वो कहां थे। कोरोना में क्या तकलीफ पूछने कभी नहीं आए, है ना। किसानों को क्या तकलीफ हुई कभी पूछे नहीं, यहाँ के आदिवासियों की क्या तकलीफ कभी पूछे नहीं। वो चुनाव समय आते हैं बस। वहीं महादेव बेटिंग ऐप में सवाल पूछे जाने पर सीएम भूपेश बघेल ज्यादा कुछ नहीं बोले। सट्टा बाजार में कांग्रेस आ गई, सब चलते रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बड़वानी की चुनावी रैली में राजस्थान में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड का जिक्र किया और जनता से मध्य प्रदेश को राजस्थान की राह पर नहीं जाने देने की अपील की। कहते थे कि भारत में हम कभी सर तन से जुदा ऐसे नारे सुनेंगे, लेकिन कांग्रेस के कुशासन में वीर धरा राजस्थान में कैमरा के सामने हुआ। मेरे परिवारजनों, हमें राजस्थान तो बचाना ही बचाना है, लेकिन मध्य प्रदेश को किसी भी हालत में ये बर्बादी की तरफ जाने नहीं देना है। दिवाली खत्म होते ही बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा दूसरे स्टार प्रचारक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी चुनावी दौरे के लिए मध्य प्रदेश पहुंच गए और विदिशा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाया। अमित शाह ने आरोप लगाया कि जब हम संसद में अनुच्छेद 370 को हटाने का बिल लेकर आए तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा विरोध किया। उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा 4 साल हो गए, 4 साल खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। वहीं कश्मीर में आतंकवाद के लिए भी अमित शाह ने कांग्रेस को ही जिम्मेदार माना। अमित शाह ने उरी और पुलवामा हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले की तरह सरकार अब आतंकियों से बातचीत नहीं करती, बल्कि सेना आतंकियों को घर में घुसकर मारती है। उरी और पुलवामा में हमला किया, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। मध्य प्रदेश की जनता से अमित शाह ने बीजेपी को वोट देने की अपील की और ये भी कहा कि अगर बंटाधार की सरकार आई तो प्रदेश में विकास थम जाएगा।
विदिशा के बाद अमित शाह गुना पहुंचे तो कांग्रेस पर भारतीय संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगा दिया और यहां उनके निशाने पर कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह रहे। क्योंकि गुना की चांचौड़ा विधानसभा सीट पर दिग्विजय सिंह के परिवार का दबदबा है और यहां से कांग्रेस के मौजूदा विधायक लक्ष्मण सिंह चुनाव मैदान में हैं। इसलिए अमित शाह ने दिग्विजय सिंह को बंटाधार बताया और कमलनाथ पर भी तंज कसा। मध्य प्रदेश को बंटाधार बनाने वाले दिग्विजय और 1.5 साल में 50 से ज्यादा गरीबों की योजना बंद करने वाले कमलनाथ, उनके हाथ में मध्य प्रदेश दे सकते हैं क्या? वहीं चंदेरी में जनसभा करते हुए अमित शाह ने ऐलान किया कि मध्य प्रदेश की जनता इस साल 3 बार दिवाली मनाएगी। एक तो कल मना ली ना, दूसरा 3 दिसंबर को जब कमल फूल की सरकार बने तब फटाके जलाकर दीपावली मनानी है, और तीसरा 22 जनवरी को जब राम लल्ला अयोध्या के मंदिर में विराजमान हो तब बनानी। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 70 साल से राम मंदिर का मुद्दा अटकाए रखा था, लेकिन अब उत्सव की घड़ी आ गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार को धार देने के लिए राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला। राहुल गांधी नीमच पहुंचे और जावद में भी उन्होंने एक रैली की। क्योंकि नीमच जिले में 3 विधानसभा सीटें आती हैं और तीनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, इसलिए ये सीटें जीतने के लिए राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाला और नीमच में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए काले धन का मुद्दा उठा दिया। कहा था 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल देंगे, काले धन को मिटा देंगे, और अब मध्य प्रदेश में हमने 500 फैक्ट्रियां लगा दी हैं। किसी को दिखी है फैक्ट्रियां? नीमच में जनसभा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी हरदा पहुंचे, जहां उन्होंने टिमरनी में जनसभा को संबोधित किया और सीधी पेशाब कांड का मुद्दा उठाया। आपने कभी बीजेपी के किसी नेता को किसी जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? नहीं देखा। मगर आपने बीजेपी के नेताओं को आदिवासी युवक पर पेशाब करते हुए देखा है, हाँ या ना? ये है वनवासी शब्द के पीछे सोच। इसके बाद राहुल गांधी ने भोपाल में रोड शो भी किया और विपक्षी खेमे को अपनी ताकत दिखाई। वहीं नर्मदापुरम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी हुंकार भरी। इस दौरान जब वो चुनावी रैली को संबोधित करने आए तो साल 2020 में हुए तख्ता पलट का दर्द भी छलक पड़ा। क्योंकि साल 2020 में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, जिसके बाद बीजेपी ने नई सरकार का गठन किया था और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। इसलिए नर्मदापुरम में रैली को संबोधित करते हुए कमलनाथ का दर्द छलक पड़ा। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। विधायक मेरे पास आते थे, कहते थे इतने करोड़ रुपए हमें मिल रहे हैं। मैंने कहा था मौज करो। कमलनाथ ने ऐलान किया कि वो कभी भी सौदा नहीं करेंगे। मैं किसी से सौदा नहीं करने वाला। मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं करूंगा। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को कलाकार बताया और उन्हें झूठ की मशीन बताकर निशाना साधा। विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सभी सियासी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नेताओं की आज ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां हुई। पीएम मोदी की 3 रैली तो वहीं गृह मंत्री की 4 जनसभाएं हुई। कांग्रेस से मध्य प्रदेश के नीमच और हरदा में राहुल गांधी ने रैली की और सीहोर में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मोर्चा संभाला। राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्रों के कुल 17,32,000 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं में से 64,700 मतदाताओं ने वोट फ्रॉम होम का ऑप्शन चुना है। विधानसभा चुनाव से पहले भोपाल के 1100 पोलिंग बूथ पर कैमरे लगाए गए। पोलिंग बूथ पर लगे कैमरों के जरिए वेबकास्टिंग होगी और कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। 1100 में से 111 पोलिंग बूथ पर निगरानी की कमान महिलाओं के हाथ में रहेगी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र में दल बदल की राजनीति चल रही है। बुरहानपुर में कांग्रेस को समर्थन देने वाले AIMIM पार्षद रफीक टेलर और पार्षद फरीद शाह समर्थन से पलट गए और दोबारा AIMIM में वापसी की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोवर्धन पूजा में शामिल होने दुर्ग पहुंचे तो खुशहाली लाने वाली एक परंपरा निभाते हुए नजर आए।
आदिवासी परंपरा के मुताबिक कुश से बने हंटर से उनके हाथ पर कई वार किए गए। लेकिन इस परंपरा को निभाने से पहले उन्होंने विधि विधान से गौरा गौरी की पूजा अर्चना की और फिर अपने एक हाथ को हवा में फैला दिया। मुख्यमंत्री का इशारा पाते ही पास खड़े एक गांव वाले ने कुश के बने हंटर यानी सोटा से हाथ पर पूरी ताकत से वार करना शुरू कर दिया। सोटा का 5 वार झेलने के बाद मुख्यमंत्री ने इसे चलाने वाले के सम्मान में हाथ जोड़े तो बदले में दूसरी तरफ से भी वैसा ही जवाब मिला, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। इस मौके पर मेले में जमा भीड़ मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए उनके पास पहुंच गई। ऐसा हुआ तो चुनावी माहौल में भूपेश बघेल ने लोगों को संबोधित भी किया। मध्य प्रदेश के बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ताल ठोक रहे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मिर्ची बाबा एक बार फिर विवादों में है। उन पर प्रचार के दौरान साड़ी बांटने का आरोप लगा है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों का ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया गया, जिसमें मिर्ची बाबा कुछ कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क करने पहुंचे तो कुछ लोग पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेते दिखे। एक संत आपके द्वार पर पहली बार आया हुआ। इसके बाद मिर्ची बाबा अपने साथ चलने वाले कार्यकर्ता की तरफ पीछे देखने लगे और उनके एक इशारे पर कार्यकर्ता ने उनकी तरफ एक साड़ी बढ़ा दी, जिसे वो महिलाओं में बांटते नजर आए। आशीर्वाद दीजिए मुझे, आप मेरी बहन है। मिर्ची बाबा का यही अंदाज फिर नजर आया, जिसके बाद वो असली बात पर पहुंच गए। आशा करता हूँ कि एक सन्यासी आपके द्वार पर आया है, इसलिए साइकिल पे थप्पड़ लगेगा, ये विश्वास मां नर्मदा की कृपा से। मिर्ची बाबा के इस अंदाज पर विवाद तय है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें, हर सीट एक अलग इलाका और उसके अलग अलग मुद्दे हैं। इन्हीं में से एक है ओरछा, जहां सत्ता और सिंहासन का केंद्र सिर्फ और सिर्फ श्री राम है। यही वजह है कि यहाँ सियासत और सियासी लोग दोनों बेमानी हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में अगले हफ्ते मतदान होना है, लेकिन ओरछा में अब तक भी चुनावी माहौल नहीं है। यहाँ के घर गलियों में अगर कुछ दिखता है तो वो सिर्फ श्री राम की भक्ति है। ओरछा में प्रवेश करते ही आपको पूरा नगर राममय नजर आता है। राम नाम के जयकारे हैं और राम नाम का जप। लोगों का मानना है कि सरकार चाहे जिसकी बने, राजा तो श्री राम ही रहेंगे और सरकार तो राम राजा की चलेगी। सरकार राम राजा की चलती है, चाहे कलेक्टर आए, चाहे मुख्यमंत्री आए, चाहे प्रधानमंत्री आए, पर यहाँ किसी को सलामी नहीं लग सकती है, मेरे राजा राम को लगती है। चुनाव आते हैं तो उम्मीदवार जनता की तरफ आते हैं, लेकिन ओरछा में श्री राम का ऐसा प्रताप है कि जनता सियासी लोगों के नहीं बल्कि अपने सरकार श्री राम के रुख में रहती है। बेतवा नदी के किनारे बसा ओरछा शहर मध्य प्रदेश के निवाड़ जिले में आता है। जैसे अयोध्या में श्री राम का मंदिर है, वैसे ही ओरछा में राम राजा मंदिर, जहां श्री राम स्वयं राजा के रूप में विराजमान है। और इसीलिए ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है। कहते हैं यहाँ की व्यवस्था श्री राम ही देखते हैं, राजा राम के आगे किसी की कोई बिसात नहीं। एक बार के इंदिरा गांधी आई थी तो किसी कारण बस 2-4 मिनट इनको देर हो गई तो इनको दर्शन नहीं मिले, तो इन्होंने बोला था कि इनका समय चेंज कर देंगे, लेकिन भगवान के राजा के आगे किसी का समय चेंज नहीं कर सकते, राजा दूसरे का समय चेंज करते हैं। यही नहीं, राम राजा मंदिर में हर दिन श्री राम को गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा है। उनके अलावा देश के किसी भी वीवीआईपी को ये सम्मान नहीं दिया जाता। माना जाता है कि ओरछा में राम राजा के आगे कोई और राजा बनने की कोशिश भी नहीं करता। यही वजह है कि बड़े बड़े राजनेता भी राजसत्ता का आशीर्वाद लेने राजा राम सरकार के दरबार में आकर नतमस्तक हो जाते हैं। अब महाकाल लोक की तर्ज पर राम राजा सरकार के दरबार में राम लोक का निर्माण किया जाएगा, जिसकी आधारशिला हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रखी थी। लेकिन देखना ये होगा कि राम के राज वाली ओरछा नगरी में राम राज जैसी व्यवस्था कौन बनाता है। और मध्य प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने खास मुहिम शुरू की है। चुनाव आयोग ने बच्चों के फेवरेट कैरेक्टर मोटू पतलू और छोटा भीम को सड़क पर उतार दिया है। और अब मोटू पतलू और उनकी टीम सड़क पर उतरकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रही है। राजधानी भोपाल में बच्चों के ये फेवरेट कैरेक्टर हाथों में तख्तियां लेकर लोगों से वोट डालने की गुहार लगाते नजर आए। वहीं मतदान की अपील का ये अनोखा अंदाज देखकर लोग भी दंग रह गए। कई लोगों ने जिला प्रशासन और चुनाव आयोग की इस मुहिम की जमकर तारीफ की। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भोपाल की 7 सीटों में से 6 विधानसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत कम था।
यही वजह है कि लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन ने अनोखा तरीका अपनाया। राजस्थान के बारा में चुनाव प्रचार के अजब गजब रंग देखने को मिले। कोई घोड़े पर बैठकर चुनाव प्रचार करने निकला तो वहीं अटरू विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम बैरवा एक घर की पुताई करते नजर आए। और ये तब हुआ जब बारां की अटरू विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम बैरवा जनता से वोट मांगने के लिए सड़क पर निकले। इसी दौरान उनके क्षेत्र में एक शख्स अपने घर की दीवार पर पेंटिंग करता दिखा, जिसे देखकर बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम बैरवा ने भी ब्रश अपने हाथ में थाम लिया और घर की पेंटिंग करने में जुट गए। क्योंकि लोगों को भी पता है कि नेताजी चुनाव बाद दीवार पर चूना लगाने नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने भी पूरा मौका दिया। वहीं चुनाव प्रचार की एक अजब गजब तस्वीर बारां के अंता विधानसभा से भी सामने आई। यहां बीजेपी प्रत्याशी कंवरलाल मीणा ने घोड़े पर बैठकर चुनाव प्रचार किया और जनता से वोट की अपील की। बारां विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार का ये अजब गजब ढंग चर्चा का विषय बना हुआ है। चुनाव आयोग ने तेलंगाना की अंतिम वोटर लिस्ट को जारी कर दिया है। अंतिम वोटर लिस्ट जारी होते ही तेलंगाना ने इतिहास रच दिया। इस लिस्ट के मुताबिक तेलंगाना में महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं को पीछे छोड़ दिया है, जबकि तेलंगाना के गठन से लेकर अभी तक राज्य में पुरुष मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी, लेकिन इस बार महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो गई। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक तेलंगाना में कुल 3,26,18,205 मतदाता हैं, जिनमें 1,62,98,418 पुरुष मतदाता हैं और 1,63,01,705 महिला मतदाता हैं। वहीं तेलंगाना में 2,676 मतदाता थर्ड जेंडर के हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी नेता की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। बताया गया कि दो लोगों ने टीएमसी नेता सैफुद्दीन लश्कर को उस वक्त गोली मार दी जब वो नमाज अदा करने जा रहे थे। और गोलीबारी में बुरी तरह घायल सैफुद्दीन को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस घटना के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। टीएमसी ने हत्या का आरोप बीजेपी और लेफ्ट से जुड़े कार्यकर्ताओं पर लगाया और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के 10 से ज्यादा घरों को आग के हवाले कर दिया। बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हत्या के एक आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सोशल मीडिया पर अपने घर की एक तस्वीर डाली और उस तस्वीर को देखकर पाकिस्तान में भारतीय जनरल की तारीफें होने लगी और पाकिस्तानी सेना के जनरलों की जमकर बुराइयां शुरू हो गईं। दरअसल भारत के पूर्व आर्मी चीफ रिटायर्ड जनरल नरवणे ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने घर की फोटो ट्वीट कर लिखा, हमारे नए घर पर पहली दिवाली, अनुमान लगाइए कहां है, हिंट टावर के टॉप पर। जनरल नरवणे की पोस्ट के बहाने पाकिस्तान के लोग अपनी ही सेना के भ्रष्टाचार की पोल खोलने लगे। जनरल आसिम मुनीर ईगो नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, एक भारतीय 4 स्टार जनरल MM नरवणे 50 साल की सर्विस के बाद फ्लैट खरीदने में गर्व महसूस कर रहे हैं। हमारे तो 3 स्टार जनरल शफातुल्लाह शाह मैनहट्टन में $14 लाख का फ्लैट और लंदन में $20 लाख की प्रॉपर्टी बना लेते हैं। जिस घर के बारे में जनरल नरवणे ने ट्वीट किया है वो दिल्ली के पास गुरुग्राम में है। पाकिस्तान के लोग जनरल नरवणे की तारीफें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हैं। ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई सैन्य अधिकारियों के नाम हैं जो भ्रष्टाचार की कमाई से अरबपति हो गए। और इसका खुलासा पाकिस्तान की फैक्ट फोकस नाम की खोजी वेबसाइट ने किया। इसकी रिपोर्ट में दावा है कि पाकिस्तान के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल शफातुल्लाह शाह ने लंदन, अमेरिका और UAE में प्रॉपर्टी खरीदी है। इस अफसर ने पाकिस्तान में सिर्फ 73,785 रुपए का ही टैक्स दिया था, लेकिन 3 देशों में घर जरूर खरीद लिया। इसी तरह पाकिस्तान के पूर्व आर्मी जनरल कमर जावेद पर फैक्ट फोकस ने खुलासा किया था कि उनकी और उनके परिवार की कुल संपत्ति 1270 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है। यही वजह है कि पाकिस्तान के लोग भारतीय जनरल की सादगी पर फिदा हैं। मणिपुर हिंसा में सक्रिय मैतेई समुदाय के चरमपंथी संगठनों पर केंद्र सरकार ने कार्रवाई की। गृह मंत्रालय ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी और इसकी राजनीतिक शाखा रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट समेत मैतेई चरमपंथी संगठनों को 5 साल के लिए गैर कानूनी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने आज पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलेई पाक पर भी 5 साल का बैन लगा दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षरा मूर्ति से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऋषि सुनक को भगवान गणेश की मूर्ति और विराट कोहली का बैट तोहफे में दिया।
नेपाल की सरकार ने चीन की सोशल मीडिया कंपनी टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। नेपाल की कैबिनेट ने ये फैसला किया। टिकटॉक पर भारत समेत कई देशों ने पहले ही बैन लगा रखा है। दिवाली की आतिशबाजी के बाद एक बार फिर दिल्ली एनसीआर की हवा खराब हो गई। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 के पार पहुंच गया। बारिश के बाद कई जगहों पर AQI 100 से नीचे दर्ज किया गया था। दिल्ली के साथ साथ मुंबई और चेन्नई में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। हेडलाइंस के बाद आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं बात पते की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और पाबंदियों के बावजूद दिवाली की रात जमकर हुई आतिशबाजी ने दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर भर दिया। नतीजा ये हुआ कि दिवाली के अगले ही दिन सुबह दिल्ली का AQI कई इलाकों में 500 के पार चला गया, जो बेहद ही खतरनाक श्रेणी में है। पटाखों से निकले धुएं ने एक बार फिर पूरे आसमान को जहरीले धुएं से ढक दिया। दिल्ली के कुछ इलाकों में सुबह दर्ज AQI स्तर की बात करें तो ITO में AQI 500 के पार रहा। RK पुरम में भी AQI 500 दर्ज किया गया। लोधी रोड में भी AQI का स्तर 500 को पार कर गया। आनंद विहार में AQI 488 दर्ज हुआ, जबकि IGI एयरपोर्ट पर AQI 449 रहा। ITO में जो अभी का रियल टाइम AQI है वो 500 के आसपास दर्ज किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद की अगर बात करते हैं तो वहाँ का AQI 414 दर्ज किया गया है। नोएडा का जो रियल टाइम AQI है वो 488 के पास दर्ज किया गया है। तो वही गुरुग्राम का जो रियल टाइम AQI है वो 413 के आसपास दर्ज किया गया है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिवाली की रात हुई आतिशबाजी ने पूरे एनसीआर का हाल बिगाड़ दिया। दिवाली की रात जमकर हुई आतिशबाजी का सीधा असर दिल्ली के पास नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी दिखा, जहां नोएडा का AQI 488, गाजियाबाद का 414 और गुरुग्राम का AQI स्तर 400 को पार कर गया, जिससे लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ महसूस की। प्रदूषण की वजह से नोएडा में विजिबिलिटी भी कम हो गई। तो नोएडा का जो AQI लेवल है वो 500 पहुंच गया है, यानी बेहद खराब श्रेणी में फिर से आकर खड़ा हो गया है। कल तक यहाँ मौसम साफ था, AQI लेवल भी नोएडा का करीब 200 के आसपास था कई इलाकों का। पटाखों से निकले जहरीले धुएं ने गुरुग्राम को भी धुंध की चादर में लपेट लिया। आज गुरुग्राम के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो लगभग 390 कुछ इलाकों में नोट किया गया है, तो कुछ इलाकों में 400 के आंकड़े को भी ये AQI क्रॉस कर चुका है। उधर गाजियाबाद में भी आतिशबाजी ने आसमान में जहर भर दिया। जमकर गाजियाबाद के लोगों ने आतिशबाजी का लुत्फ उठाया। कहीं ना कहीं ये जो कुछ देर का दिवाली मनाने का आनंद था वो अब लोगों के लिए दिक्कत भरा साबित होने जा रहा है। दीपावली के बाद बढ़े प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने समीक्षा बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक जारी रहेगी। साथ ही 18 नवंबर तक स्कूल भी बंद रहेंगे। लेकिन अभी ऑड इवन को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली के जो 13 हॉटस्पॉट इलाके हैं उनकी निगरानी जारी रहेगी और एंटी डस्ट अभियान को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। इस दौरान दिल्ली सरकार ने एक बार फिर प्रदूषण के लिए यूपी और हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन पटाखे जले, वो पटाखे आए कहीं न कहीं से और वो यूपी और हरियाणा से आए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। गोपाल राय ने यूपी, हरियाणा और दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े किए। आम आदमी ये काम नहीं कर सकता। यूपी की पुलिस है, हरियाणा की पुलिस है और दिल्ली की पुलिस है। 3-3 पुलिस के मॉनिटरिंग के बीच में एक आम आदमी पटाखों का इतने बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई नहीं कर सकता। गोपाल राय ने आरोप लगाया कि बीजेपी चाहती थी कि दिल्ली में पटाखे जलें। महाराष्ट्र के मालेगांव में मोहन थिएटर के अंदर मौजूद लोगों ने फिल्म टाइगर 3 की स्क्रीनिंग के दौरान थिएटर के अंदर ही जमकर आतिशबाजी की, जिसका एक हैरान कर देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि पर्दे पर फिल्म चलने के दौरान वहां मौजूद लोग जमकर आतिशबाजी कर रहे थे, जिससे पूरा थिएटर पटाखों की आवाज से काफी देर तक गूंजता रहा। ये आतिशबाजी इतनी खतरनाक थी कि एक के बाद एक कई पटाखों को वहां कई मिनटों तक जलाया गया, जिसमें कई पटाखे ऊंचाई तक जाकर नीचे कुछ लोगों पर भी गिरे, जिससे उनके झुलसने का खतरा भी था। लेकिन मस्ती में डूबे लोगों को किसी की भी जान की जरा भी फिक्र नहीं थी और वो दनादन एक के बाद एक पटाखे जलाते रहे। इस दौरान नीचे से लेकर ऊपर बालकनी तक बड़ी तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे, जो बड़े हादसे को बुलावा दे रही इस आतिशबाजी का मोबाइल से वीडियो बनाते नजर आए। इस घटना के बाद थिएटर में आम जनता की सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े हो गए।
क्योंकि इससे कुछ दिन पहले भी इसी थिएटर में शाहरुख खान की फिल्म पठान की स्क्रीनिंग के दौरान भी जमकर आतिशबाजी की गई थी। मालेगांव में थिएटर के अंदर हुई आतिशबाजी पर सलमान खान का रिएक्शन भी सामने आया। सोशल मीडिया में एक पोस्ट के जरिए सलमान ने इसे खतरनाक बताते हुए लिखा कि मैं टाइगर 3 के दौरान थिएटर के अंदर आतिशबाजी के बारे में सुन रहा हूं। ये खतरनाक है। खुद को और दूसरों को जोखिम में डाले बिना फिल्म का आनंद लें, सुरक्षित रहें। दीपावली के दिन सलमान खान ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया। सलमान खान और कैटरीना कैफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 रविवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और दीपावली का त्योहार होने के बावजूद इस फिल्म को ओपनिंग डे पर जबरदस्त रिस्पांस मिला और रिलीज के पहले दिन ही टाइगर 3 ने बम्पर कमाई की। एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के पहले दिन टाइगर 3 ने 42 से 44 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और इसके साथ ही ये फिल्म ओपनिंग डे पर कमाई करने वाली सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई। बताया गया कि दिवाली पर किसी फिल्म ने शाम के शो में इतनी कमाई कभी नहीं की। इतना ही नहीं, टाइगर 3 ने पहले ही दिन सनी देओल की फिल्म गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने पहले दिन 40 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं टाइगर 3 ने रिलीज के दूसरे दिन भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। हालांकि स्क्रीन पर टाइगर 3 की दहाड़ के बावजूद सलमान खान शाहरुख खान की जवान और पठान के ओपनिंग डे रिकॉर्ड से काफी पीछे रह गए। देश के कई हिस्सों में पटाखों की चिंगारी जानलेवा साबित हुई। कई इमारतें आग की चपेट में आ गई। हैदराबाद के नामपल्ली में एक 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई जो इमारत में बने फ्लैट में रहते थे। बताया गया कि बिल्डिंग के बेसमेंट में एक अवैध गोदाम चलाया जा रहा था जहां केमिकल रखे थे और उनमें पटाखों की चिंगारी से आग लग गई। यूपी के कानपुर में एक स्कूल के पास बनी मार्केट में भीषण आग लग गई। आग की वजह से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों को बाहर निकाला गया। आग की चपेट में आने से करीब 10-12 दुकान जल गईं और लाखों का नुकसान हुआ। मुंबई के दहीसर इलाके में एक इमारत की 9वीं मंजिल पर आग लग गई। इमारत से आग की तेज लपटें उठती दिखाई दी। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। यूपी के कानपुर में एक मकान की छत पर रखे कबाड़ में आग लग गई। आग लगने के वक्त मकान में कई लोग भी मौजूद थे जिन्हें समय रहते बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि आग पटाखों की चिंगारी की वजह से लगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल के अंदर फंसे मजदूरों को रेस्क्यू करने का काम दूसरे दिन भी जारी रहा। एक दिन पहले टनल का एक हिस्सा टूटने की वजह से उसके अंदर करीब 40 मजदूर फंस गए, जिन्हें सुरक्षित टनल से बाहर निकालने के लिए दूसरे दिन भी युद्ध स्तर पर राहत बचाव का काम चलाया गया। मौके पर मौजूद कई बुलडोजर और ड्रिल मशीनों की मदद ली गई ताकि जल्द से जल्द अंदर फंसे लोगों तक पहुंचा जा सके। टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ग्राउंड जीरो की ये तस्वीर है। हादसे के करीब 30 घंटे बाद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों के साथ टनल के अंदर गए और वहां हालात का जायजा लिया। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, रेलवे के अन्य जो काम करने वाली टीमें हैं, अन्य जो एजेंसियां हमारे यहाँ पर काम कर रही हैं और जो विशेषज्ञ हैं, वो सारे इस काम को संपन्न कराने के लिए लोगों को सकुशल बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। टनल में ये हादसा उस वक्त हुआ जब नाइट शिफ्ट के मजदूर बाहर निकल रहे थे और सुबह की शिफ्ट के मजदूर अंदर जा रहे थे और तभी वहां निर्माणाधीन टनल का एक हिस्सा टूट गया और वहां काम कर रहे करीब 40 मजदूर उसके भीतर फंस गए, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत कई दूसरी एजेंसियां भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गईं। हालांकि टनल के अंदर बार बार गिर रहे मलबे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऊपर से मलबा भी गिर रहा है, ये समस्या थोड़ा मैं पैदा कर रहा है। मलबा थोड़ा सा गीला सा है, हैवी होकर नीचे धंस रहा है। इस बीच टनल के अंदर फंसे हुए मजदूरों से संपर्क होने के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली और मजदूरों के पास ऑक्सीजन और खाना पहुंचाने का इंतजाम किया गया। वैसे सभी लोग सुरक्षित हैं, हमारी उनसे बात हो गई है। हमने इनको ड्राई राशन के पैकेट्स भी भिजवाए हैं। वहीं टनल के बाहर एम्बुलेंस समेत डॉक्टरों की टीम भी तैनात कर दी गई ताकि जरूरत पड़ने पर मजदूरों तक मदद पहुंचाई जा सके। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे पर उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा का बयान, नरम चट्टान के चलते ये टनल ढही। बड़ी खबर इस समय की, आपदा प्रबंधन सचिव का बयान अब सामने आया है। नरम चट्टान के चलते ये टनल ढही है, मतलब गिरी है। पहली जिम्मेदारी लोगों को बचाना है। 1 से 2 दिन के अंदर ये रेस्क्यू पूरा हो जाएगा। टनल के अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन है। फंसे मजदूरों से बात हो रही है। 2 तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं।
3 तरह से। एक तो सबसे पहले ऑक्सीजन अंदर भेजना, पानी, खाना वो भेजा जा रहा है पाइप के थ्रू। दूसरा है जो हम मटेरियल है उसको अभी जितना हम निकाल सकते हैं जेसीबी से या मशीनें जो हमारी ऑलरेडी है उससे हम निकाल रहे हैं। तीसरा देहरादून से ऑगर मशीन चली है जिससे कि हम बोर करेंगे, जैसे हम बनाते हैं ना सीवर लाइन बोर करके, उस तरह से बोर करेंगे और 2.5 फीट डायमीटर का पाइप डालेंगे और उससे लोगों को हम निकाल लेंगे। तो ये जैसा बताया गया 24 घंटे वो लगेगा पाइप डालने में, बोर करके पाइप डालने में। तो कल रात तक या परसों सुबह तक हम उम्मीद कर रहे हैं लोग सेफली बाहर आ जाएंगे। इजरायली सेना उत्तरी गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा अस्पताल को चारों तरफ से घेर चुकी है। इजरायल का कहना है कि हमास ने इसके अंदर अपना सैनिक अड्डा बनाया हुआ है। हालांकि हमास और अस्पताल प्रशासन ने आरोपों से इनकार किया है। इजरायली सेना अल शिफा समेत उत्तरी गाजा के कई अस्पतालों पर लगातार रेड कर रही है। इसकी वजह से गाजा के 2 सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा और अल कुद्स अस्पताल बंद हो गए हैं। दोनों अस्पतालों ने नए मरीजों को लेना बंद कर दिया है। ईंधन खत्म होने की वजह से अल शिफा अस्पताल में इंक्यूबेटर्स बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से नवजात शिशुओं को इंक्यूबेटर से हटाकर बेड पर रखा गया है। उत्तरी गाजा के इंडोनेशिया अस्पताल में बिजली ठप होने की वजह से मोबाइल टॉर्च की रोशनी में सर्जरी और टांके लगाए जा रहे हैं। वहीं इजरायल का दावा है कि उसने अल शिफा अस्पताल के बाहर 300 लीटर तेल रखा है ताकि जनरेटर चल सके। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अस्पताल के चारों तरफ इजरायली सेना के जवान फैले हैं। जैसे ही अस्पताल में कोई मूवमेंट नजर आती है वो फायरिंग करने लगते हैं। वहीं हमास ने इजरायल का तेल लेने से इनकार कर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया है। सुनक ने गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को पद से हटा दिया है। 43 साल की सुएला भारतीय मूल की हैं। सुएला ने हाल ही में कई विवादित बयान दिए थे जो ब्रिटेन की मिडिल ईस्ट पॉलिसी के खिलाफ थे। सुएला ने ब्रिटेन की पुलिस के खिलाफ भी बयान दिए थे। सुएला ने ब्रिटेन में फिलिस्तीन और इजराइल के समर्थकों के बीच हुई हिंसा को रोकने में नाकाम होने का पूरा ठीकरा पुलिस पर फोड़ दिया था, जबकि कानून व्यवस्था संभालना उनके ही जिम्मे था। सुएला की ही पार्टी के अंदर से उनके खिलाफ आवाजें उठ रही थी। सुएला की जगह अब जेम्स क्लेवर्ली को ब्रिटेन का गृह मंत्री बनाया गया है। क्लेवर्ली अब तक विदेश मंत्रालय संभाल रहे थे। उनकी जगह अब ब्रिटेन के विदेश मंत्री पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन को बनाया गया है। इजराइल जंग शुरू होने के बाद से फ्रांस में यहूदियों के खिलाफ हिंसा के अब तक 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। फ्रांस में बढ़ती यहूदी विरोधी घटनाओं के विरोध में सीनेट और संसद के निचले सदन के नेताओं ने मार्च किया। पेरिस में हुए इस विरोध मार्च में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। सुरक्षा के लिहाज से इस दौरान मार्च के रास्ते पर 3000 सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। इजरायल हमास के तेज होते हमलों के बीच विदेशी नागरिक और दोहरी नागरिकता रखने वाले लोग गाजा से बाहर निकलने के लिए रफा बॉर्डर पहुंचे। युद्ध शुरू होने के बाद बीते शुक्रवार तीसरी बार रफा बॉर्डर बंद कर दिया गया था, जिससे रविवार को मदद के लिए फिर खोला गया। इजरायल की भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में 15 नवंबर को खेला जाएगा। लेकिन इस मैदान का रिकॉर्ड टीम इंडिया को डरा सकता है, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम पर भारत ने आज तक एक भी सेमीफाइनल मुकाबला नहीं जीता है। भारत को पहली बार 1987 में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में वानखेड़े स्टेडियम में उतरना पड़ा, जिसमें इंग्लैंड ने भारत को 35 रनों से हराकर भारत के फाइनल में पहुंचने के सपने को तोड़ दिया था। इसके बाद नेहरू कप का सेमीफाइनल वानखेड़े के मैदान पर ही हुआ। 1979 में हुए इस सेमीफाइनल मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 8 विकेट से मात दी। इसके बाद साल 2016 में T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला भी वानखेड़े स्टेडियम में ही हुआ और इस मुकाबले में भी वेस्टइंडीज ने भारत को 7 विकेट से मात दी। लेकिन भारत को वानखेड़े के मैदान पर एक बड़ी कामयाबी 2011 में मिली थी। उस वक्त भारत ने श्रीलंका को हराकर 23 साल बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब एक बार फिर अपने नाम किया था। इस बार लगातार 9 मैचों में जीत दर्ज करने वाली भारतीय टीम वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड को हराकर बदला लेने के इरादे से उतरेगी।